हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्ट 3 को। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मेयो। तो अब तक हम लोगों ने करा है कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल, कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर, और आज हम करने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मेयो टू द मैनेजमेंट। सो आपको पहले ये चीज जाननी जरूरी है कि जो एल्टन मेयो थे उनका पर्पस क्या था। बेसिकली उन्होंने क्या करे थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे थे और वो ये जानना चाहते थे उन एक्सपेरिमेंट से कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्शन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, लाइक प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। क्योंकि हमारा एट द एंड ऑफ द डे पर्पस सिर्फ यही होता है कि हम जैसे तैसे करके अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। दैट्स वाई उनका ये एम था कि वो इसको फाइंड आउट करें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। क्लियर? इधर देखिए, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय एल्टन मेयो एट हॉथॉर्न प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। ये कंपनी थी जिसके एम्प्लॉयज के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे गए बाय एल्टन मेयो, और उसके बाद उनका कॉन्क्लूजन्स देखेंगे। एक्चुअली देयर वर ओनली 4 experiments. The first one is illumination experiment. Now what is illumination experiment? इसके नाम से आपको देखिए, illumination का मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ग्रुप्स बनाए और एक ग्रुप को इधर रखा और एक ग्रुप को इधर रखा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में उनको रख दिया। अब उन्होंने क्या करा कि एक रूम के अंदर डेंसिटी ऑफ लाइट बहुत इंक्रीज कर दी, मतलब लाइट को बहुत बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा एक्सेस में उन्होंने लाइट को उनको दिया। अब देखते कि इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी पे क्या फर्क आएगा। और जो दूसरे वाले थे उनके ऊपर जो नॉर्मल लाइटिंग है वही रखी। ठीक है, अब जब उनकी लाइट को इंक्रीज करा तो देखा कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, और जो नॉर्मल वाले थे उनकी भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस थी। मतलब कि दोनों की प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं था, दोनों की सेम ही प्रोडक्टिविटी थी। ये नहीं कि अगर आपने लाइटनिंग बढ़ा दी है, डेंसिटी ऑफ लाइटिंग इज मोर, तो क्या पता उसकी प्रोडक्टिविटी नॉर्मल वालों से बहुत ज्यादा बढ़ जाए। नहीं, दोनों की सेम ही थी। मतलब काम कर रहे थे, अच्छा खासा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज थी, लेकिन दोनों की सेम, कोई ज्यादा नहीं थी। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी उस देयर। बट जब हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल ही लाइट एकदम डाउन कर दो, बिल्कुल ही डाउन, तब प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी। अदरवाइज जब नॉर्मल थी और ज्यादा थी तब प्रोडक्टिविटी पे कोई कोई कमी नहीं आ रही थी, दोनों सेम थी। क्लियर? सो इससे क्या पता चला, कंक्लूजन निकला कि भाई इसका कोई फायदा नहीं है, ये कोई फैक्टर नहीं है कि लाइटनिंग की डेंसिटी बढ़ाने से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो इट वाज नॉट द फैक्टर। और फिर उन्होंने सोचा कि भाई और कोई फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से, जिसके ऊपर डिपेंड करती प्रोडक्टिविटी, ये तो नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं हुआ। मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुआ जो वो जानना चाहते थे। अब आते हैं सेकंड पे। ओके, कम टू द सेकंड वन, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको पहले भी इसकी पूरी स्टोरी समझा देती हूँ और बाद में आपको अपने आप समझ आ जाएगा, ये पॉइंट्स वही हैं। ओके, सो इस पहली बात तो ये कि इस एक्सपेरिमेंट में एल्टन मेयो क्या निकालना चाह रहे थे, क्या उनका सोचने का तरीका था। पहला तो उनको ये था कि वो ये देख रहे थे कि अगर हम क्या करें कि उनके वर्किंग कंडीशंस में, उनके जॉब कंडीशंस में चेंज लेकर आते हैं तो क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है या नहीं होती। और वो चेंजेस क्या थे, लाइक उनका जो वर्किंग पीरियड था उसको शिफ्ट कर देना, उसको कम कर देना। लाइक जहाँ वो 6 बजे आते थे उनको 5 बजे भेज देना। उनको जो रेस्ट इंटरवल्स थे वो ज़्यादा बढ़ा देने, उनको स्नैक्स प्रोवाइड करना। ये सब कुछ तरीके उन्होंने सोचे कि क्या पता से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो इसी को समझने के लिए क्या करा गया, 2 लड़कियां चुनी गई। ठीक है, अब उनको क्या बोला गया है कि आप लोगों को एक टेलीफोन रिले करके काम करना था जिसमें आउटपुट प्रोड्यूस करना होता है उनको यूज करके। तो उन्होंने क्या करा, उनको बोला कि आप अपने को वर्कर्स के लिए काफी सारी लड़कियों को और अपने अंडर ले सकते हो, और अच्छे तरीके से सुपरवाइजिंग का काम आपको फ्रीडम है, आप अपने आप से डिसीजंस ले सकते हो, डिस्कस कर सकते हो सुपरवाइजर के साथ। ये सारी चीजें उनको कह दी गई। अब उन्होंने गर्ल्स को चुन लिया, अपना आपस में काम करने लग गए। अब उनको पता है कि उनको टेलीफोन रिलेज को मिला के और जो भी इनपुट्स है उनको करके उनको एक आउटपुट क्रिएट करना है जो कि सारा उनको जोड़ के होगा। अब वो चीज किस पे डिपेंड होगी, उनकी स्पीड पर और उनकी कॉन्टिन्यूटी पे, कि भाई फटाफट करेंगे और जल्दी जल्दी करते जाएंगे लगातार तो वो अपने सारे आउटपुट्स को बना देंगे फटाफट से। अब और ये जब उनको काम दे दिया गया तो साथ साथ अब जो चेंजेस लाने थे, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट था, वो उनके साथ करा गया। तो उनका क्या करा गया कि जो वेजेस थे, उनकी जो सैलरी थी वो बढ़ा दी गई।
अब जब सैलरी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स ये बात है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज हुई प्रोडक्टिविटी। उसके बाद क्या करा, जो 2-2 मिनट का सुबह और शाम को ब्रेक मिलता था उसको एक्सटेंड कर दिया, 10 मिनट का कर दिया। अब उससे क्या हुआ, उन गर्ल्स ने उस चीज को कहा कि भाई ये सही नहीं है, इससे क्या हो रहा है, हमारी जो रिदम है ना काम करने की वो कम हो रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो आप इसको रहने दीजिए। ठीक है, तो दोबारा से उनका जो टाइम था ब्रेक का वो सही कर दिया। बट उसकी बजाय क्या करा कि सुबह भी उनको खाने के लिए कुछ स्नैक देते थे, शाम को भी देते थे। अब उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई क्योंकि भाई एनर्जी आ जाती है। अब ऐसे कैसे करके उन्होंने चेंजेस करते कि टाइम में, कि आप 5 बजे जहाँ जाते थे 4:30 बजे अपने घर के लिए चले जाओ, तो भाई फटाफट काम बंदा करता है कि घर जाना है घर जाना है, उसे करके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। अब ये सारी चीजें तो हो गई, 4-5 चीजें उन्होंने ऐसे करी। अब लास्ट में क्या करें, सारी चीजें कट ऑफ कर दी कि देखते हैं इसके बिना क्या प्रोडक्टिविटी रहती है। अब जब वो सारी चीजें कट ऑफ कर दी तभी भी इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ही थी, मतलब जो पहले प्रोडक्टिविटी थी इतनी ही प्रोडक्टिविटी है, कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब उनको ये है कि भाई ये सारी चीजें नहीं भी मिल रही तो क्या हो गया, अब इनके पास आपस में एक बॉन्ड क्रिएट हो चुका है, आपस में इनको एक फ्रीडम मिल गई है, एक बिलोंगिंगनेस क्रिएट हो चुकी है। दैट मीन्स एक ह्यूमन फैक्टर मैटर करता है। ये तो सारी चीजें मतलब मटेरियलिस्टिक हैं, और खाने की पीने की और कुछ कुछ तो ऐसे फैक्टर्स हैं कि घर जल्दी चले जाएंगे, लेकिन बात सारी आती है एक रिलेशनशिप के ऊपर, कि लड़कियों ने आपस में एक बिलोंगिंगनेस वाला सिस्टम क्रिएट हो चुका है, आपस में बात करती हैं, एक फ्रीडम है, आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकती हैं जो भी उनके आइडियाज हैं, एक उनको ना ओपननेस वाला चीज है, वो बंधी ही नहीं हुई ना। ऐसा है कि आपको वहां जाके चीजें पूछनी पड़ेंगी बार बार सुपीरियर से, अपने आप डिसीजंस ले सकती है, तो ये चीजें उनके लिए ज्यादा मैटर करती थी, तो इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आया। तो उनको इस वाले एक्सपेरिमेंट से क्या उनको वो चीज मिली जो वो चाहते थे, कि ह्यूमन फैक्टर है जो मैटर करता है, बिलोंगिंगनेस है जो मैटर करती है। क्लियर? तो यहां पर भी उनको कोई डिफरेंस नहीं मिला। ओके, सो मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, तो इसके अंदर उन्होंने क्या करा, 2000 से ज्यादा इंटरव्यूज उन्होंने करे थे 1928 से 1930 तक। तो इसमें वो क्या जानना चाहते थे, एम्प्लॉयज का एटीट्यूड टुवर्ड्स द कंपनी, सुपरविजन, इंश्योरेंस प्लान्स, प्रमोशन एंड वेजेस, कि वो क्या क्या सोचते हैं, जो जितने भी मैंने भी नाम लिए आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कि इन किन के बारे में उनके क्या थॉट्स हैं, क्या चीजें हैं। क्योंकि देखो, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन जब एम्प्लॉय ही डिससेटिस्फाइड है, उसको चीजें पसंद नहीं आ रही, वो परेशान है, तो आप परेशान आदमी से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो कभी चाह के भी अच्छा काम नहीं करेगा, उसको है कि मेरे को तो पसंद ही नहीं है, मैं क्यों करूं, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो ये चीजें जाननी थी उनको, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इंटरव्यू करवाया। तो जो शुरुआत के इंटरव्यूज थे वो क्लोज एंडेड थे, मतलब कि ऐसे कि अगर मैं आपसे पूछूं आज आज खाना अच्छा बना था, हाँ या ना, तो आप कह दोगे कि हाँ बना था। अब रीजन नहीं बता रहे कि क्यों अच्छा लगा, मसाले अच्छे लगे नहीं अच्छे लगे, तो वो चीज है। अगर आप मेरे को बताओगे तो मैं हमेशा से ध्यान रखूंगी भाई ऐसे ऐसे करके मसाले डालने। लेकिन अगर आपने कहा नहीं कि मेरे को खाना अच्छा नहीं लगा, आपने कह दिया नहीं, अब रीजन तो बताया नहीं, तो हमेशा वैसे ही खाना मिलेगा। तो सेम चीज यहां पर हुई कि उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने सुपरवाइजर से खुश हो, उन्होंने कहा जी हाँ, बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा जी ना। अब ना के केस में क्या क्या रीजंस हैं, अगर रीजंस पता चलेंगे तभी तो उनको इम्प्रोवाइज करा जाएगा। रीजंस पता नहीं है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो नहीं पा रही, क्योंकि अभी भी वो डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि हमें मेन जो रीजन है, रूट कॉज है, वो नहीं पता चल रहा है, और हमें क्या जानना है, हमें रूट कॉज जानना है। इसके लिए बाद में ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे गए। आपको आपका सुपरवाइजर पसंद है, आंसर मिला नहीं, रीजंस बताओ। उनसे इतने फ्रेंडली होके क्वेश्चंस पूछने की, लाइक वो आप पे कंपेनियन है और आपके कलीग हैं, आप बताइए कि आपको क्यों नहीं पसंद, उन्होंने रीजन बताए, तो आप उन उन रीजंस पे, उन उन रूट कॉज पे काम करो, जिससे कि क्या हो, वो सेटिस्फाइड फील करे, चेंजेस आए तो, और बाद में क्या हो, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो ये पूरा का पूरा काम था मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम के अंदर। लास्ट लाइन यहाँ पे देखिए, द प्रोग्राम रिवील्ड दैट ओपन कम्युनिकेशन, फीलिंग वैल्यूड एंड अंडरस्टैंडिंग वर्कर्स, कि उनको ये लगेगा कि भाई उनकी बात भी सुनी जाती है, फीलिंग वैल्यूड, और इसी टाइम पे उनको सेटिस्फैक्शन वाली वाइब्स आने लग जाएंगे और वो काम को बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे, एंड हमें जो चाहिए था वो हमें मिल जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो लास्ट वन, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ कि 14 जेंट्स का एक ग्रुप बना दिया और उनको बोला कि
आपको जो भी बोनस या इंसेंटिव मिलेगा वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी ग्रुप परफॉर्मेंस पे मिलेगा। अगर ग्रुप ने अच्छा करा तो इंसेंटिव और बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब इससे तो ये देखा जाएगा ना कि जो ज्यादा एफिशिएंट हैं, इफेक्टिव हैं, वो कम एफिशिएंट वालों को ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि तुम अच्छा करो, तब जाके हमें इंसेंटिव और बोनस मिलेगा। लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। ऐसा क्यों? उनको ये था कि अगर हम इनको प्रेशराइज करेंगे तो क्या होगा इससे, कि एक पहली बात तो वो हम पे गुस्सा होंगे, क्योंकि आप जब साथ में काम करते हो तो आप एकदम फ्रेंड वाला सर्कल हो जाता है ना। एक अच्छा करे और वो तुम्हें कहे अच्छा कर अच्छा कर, वो सामने वाला गुस्सा हो जाएगा कि तू इतना क्यों उतावला हो रहा है, तू क्यों इतना वो कर रहा है। पहली चीज तो वो कि उनके रिलेशन खराब हो जाएंगे। दूसरा ये कि उन्होंने जो स्टैंडर्ड अमाउंट है वही प्रोड्यूस करा, जिससे कि क्या हो, अगर वो ज्यादा अच्छा करते, मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी करते, तो जो कंपनी है उनको ये होता कि भाई इतना तो ये कर सकते हैं, अगली बार इनको और बिगर गोल दो। तो उससे बचने के लिए कि और ज्यादा बिगर गोल ना मिल जाए इससे भी ज्यादा करने को, इससे बढ़िया है कि स्टैंडर्ड जो जितना हम करते हैं उतना ही करो, जिससे कि ना दोस्त परेशान होंगे और ना ही हमारे लिए आगे की मुसीबत बढ़ेगी। क्लियर हुआ? और उनका एक पॉइंट और था कि जो कम काम करने वाले हैं उनकी नौकरी चली जाएगी। क्योंकि देखो कुछ कुछ तो है जिनको प्रेशराइज करने से वो काम कर लेंगे, लेकिन जिनसे सच में ही नहीं करा जाता तो वो तो बेचारे अपनी लॉस, उनकी तो मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है वो चला जाएगा, वो तो अनएम्प्लॉयमेंट वाले केस में आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज कही गई है कि उन्होंने किसका साथ दिया, अपने फ्रेंड सर्कल का साथ दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते बोनस और इंसेंटिव मिलेगा, नहीं, उन्होंने अपने दोस्तों को सोचा और अपने लिए आगे का सोचा कि आगे जाके हमारे लिए ये मुसीबत ना बन जाए, हमेशा हमारे से इतनी ही उम्मीद करी जाए। तो इससे क्या हुआ कि उनके अंदर यूनिटी और स्ट्रेंथ दिखी, कि इतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है जितना कि उनका खुद का जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसकी यूनिटी है। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि इट शो दैट इनफॉर्मल सोशल इंटरेक्शन, सेकेंड वन, एंड नॉर्म्स विद इन द वर्क प्लेस कुड इम्पैक्ट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, कि वो उसको ज्यादा फोकस करेंगे और उनसे उनकी चीजें इफेक्ट होती हैं। क्लियर होता है? तो इस वाले से भी क्या एक्सपेरिमेंट से मिला कि ये करने से भी कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होने वाली। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट करे एल्टन म्यो ने और ये करके उनको कंक्लूजन्स मिले। तो आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिया कि क्या कंट्रीब्यूशन था एल्टन म्यो का टू द मैनेजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई हो, और अगर आ गई है वीडियो समझ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।